प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत गौरव के प्रतीक के रूप में भी समस्त राष्ट्र में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करता हूं कि आज के जो मुख्य वक्ता हैं निखिल यादव जी, उनका सहर्ष रूप से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता निखिल यादव जी। मैं बिना किसी और क्रम को जोड़ते हुए श्री निखिल यादव सर को आमंत्रित कर रहा हूं, जो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हैं। अपने धारा प्रवाह शैली में हमारे विद्यार्थियों के समक्ष आज के विशिष्ट अवसर पर हमारे विद्यार्थियों का मार्ग संबोधन करेंगे। आदरणीय श्री निखिल यादव सर। Respected Prabhu Dayal ji, faculty members of PGDAV Evening College, my dear sisters and brothers, my namaskar, my pranam to all। आज हम एक विशेष दिन के अवसर पर मिले हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 तारीख को है और पुनीत सर को ये जान के बहुत एक रोचक चीज़ लगेगी। क्या महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल लाइफ में लिखते हैं, क्या जब सरदार पटेल अपने 10th के सर्टिफिकेट लेने गए थे तब भी उनको ये नहीं पता था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने 31 लिख लिया था। क्या पता 29 ही हो। सरदार पटेल को हम विभिन्न माध्यम से जानते हैं, लेकिन जो लोग 90 या उसके बाद जो 21वीं सदी में जन्म लिए हैं, वो सरदार पटेल को तब जानने लगे जब उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा 182 मीटर्स 597 फीट्स ऊंची जो प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो गुजरात में लगी। अनेकों लोग उनको सरदार पटेल के नाम से जो एडमिशन है वो उनको बिस्मार्क भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे जर्मनी को बिस्मार्क ने यूनिफाई किया था, ऐसे उन्होंने भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एकत्रित करने का कार्य किया। कुछ लोग उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पहला उप प्रधानमंत्री, कुछ लोग उनको पहला होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के नाम से जानते हैं। पेशे से वकील थे, पिछले वक्ताओं ने बताया। जीवन में पहला परिवर्तन तब आया जब 1917 में खेड़ा का पीजेंट रिवोल्ट हुआ। महात्मा गांधी चंपारण में लगे हुए थे, थोड़ा कम समय था, तो वहां का कार्य उन्होंने सरदार पटेल को सौंपा। लेकिन तब भी उनके कैरियर और उनके मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस खत्म नहीं हुए थे। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आया। तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न विचार ही नहीं बल्कि विदेशी कपड़े भी छोड़ दिए थे और उन्होंने अपने बच्चों के साथ खादी को अपना लिया था। 3 रियासत की अभी हमने बात की, भारत विभाजित हुआ या आज़ाद हुआ, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। 2 हाथ कटने के बाद तो उसको विभाजित ही कहेंगे। 3 रियासत जुड़ने को तैयार नहीं थी, जैसे बताया जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। कुछ रोचक फैक्ट्स बताऊं तो जूनागढ़ उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उनकी होम स्टेट में था। ऊपर से जो सोमनाथ का जो टेंपल है वो जूनागढ़ में ही था, और जो वहां के नवाब हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं देंगे। पॉपुलेशन चाह रही है कि राष्ट्र के साथ हो जाए, तो उन्होंने उसको भी राष्ट्र के अंदर सम्मिलित किया। बहुत सारे युवा आजकल बड़े चाव से कहते हैं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत सरदार पटेल ने ही करी। आज का जो विषय है वो बड़ा रोचक है। एक भारत अखंड भारत। भारत क्या है, अखंडता क्या है, बहुत बड़ा विषय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शैल इंडिया डाई। स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th century, he says shall India die, but this is not a bigger question, we have another bigger question to be answered, but if India dies who lives? क्या भारत को मर जाना चाहिए? लेकिन अगर भारत मर जाएगा तो जीवित कौन रहेगा? दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, जिसको हम मेसोपोटामिया कहें, चाइनीज कहें, इजिप्टियन कहें, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहें, और ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, अगर अपने कोई कोर, अपने मूल रूप में अगर कोई जीवित है तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सरस्वती सिविलाइजेशन है।
वहां पर एक शहर है मोहनजोदारो, एक मूवी भी आई थी, वहां पर एक सील मिलती है जिसपे प्रोटो शिवा बैठे हैं विद स्पाइन इरेक्ट, क्रॉस लेग्स, जिनको हम लोग मॉडर्न डेज में मूलबंद आसन कहते हैं। वहां से लेकर स्वामी विवेकानंद सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ सदर्न इंडिया 25th, 26th, 27th ऑफ दिसंबर कन्याकुमारी में, वो एक कंटिन्यूटी ऑफ द सिविलाइजेशन है हमारी। इसलिए इकबाल बड़ा अच्छा लिखते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से कि अब तक है बाकी नामो निशय हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और फिर विवेकानंद आगे कहते हैं, इफ मनु कम्स बैक ही विल नॉट फाइंड हिमसेल्फ इनटू अ फॉरेन लैंड। लेकिन विषय यहां नहीं खत्म होता, विषय है कि ये भारत क्या है। योगी अरविंद पुट्स इट वेरी वेल, ही सेज सनातन धर्म इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। तो फिर सनातन धर्म क्या है? वो विचार जो कहता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, जो विचार कहता है अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम, महो उपनिषद का ये मंत्र है, अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, इज माय ब्रदर इज नॉट माय ब्रदर। ये तो बहुत संकुचित सोच है। द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, जिसकी फिलॉसफी कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, इट इज नॉट अबाउट माय वे और द हाईवे। विवेकानंद जब भारत में उतरे थे विश्व का भ्रमण करके, जब वो शिकागो में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, आई थैंक यू इन द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द एंशिएंट order of monks, I thank you in the name of millions and millions of Hindus, and we not believe in universal tolerance but universal acceptance। झेलने की प्रवृत्ति नहीं, स्वीकार्यता की प्रवृत्ति लेके चल रहे हैं हम लोग। और फिर योगी अरविंद का जो मैंने विचार कहा कि सनातन धर्म इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। और वो राष्ट्र फिर तराजू लेके आए थे अंग्रेज, तरवाले उठा लिया और राष्ट्र गुलाम हो गया, पराधीन हो गया। उसको पुनः इकट्ठा करने के लिए, उसको पुनः खड़ा करने के लिए अनेकों वीरों ने अपनी जान दी है। कुछ की फोटो लगी हुई है, सबसे पहले शहीद भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। शहीद भगत सिंह को फांसी हुई थी, फांसी उन्होंने चूम के ली थी, डर के नहीं ली थी, भय से नहीं ली थी, चूम के फांसी को उन्होंने अपनाया था। 24 मार्च 1931 हो गई थी, 23 तारीख को ही रात को। और जब 3 मार्च को उनका परिवार उनके सामने आता है, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बहन, सब कोई तो थे वहां पे। और भगत सिंह अपनी माँ को कहते हैं, बेबे तुम 23 तारीख को मत आना, तुम 23 तारीख को मत आना, तुम आओगी तो रोओगी, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। फील द एग्रेशन, भगत सिंह चूम के फांसी लेने वाला। सुभाष चंद्र बोस 23 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस, जिसके लिए आजकल के युवा नाक रगड़ते हैं, जैसे यूपीएससी के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल की उम्र में वो छोड़ दिया था। वो कैम्ब्रिज से अपने भाई को पत्र में लिखते हैं कि देख ये जो पढ़ाई है, 6 सीट्स थी, सुभाष चंद्र बोस फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये मुझे बंद कर रही है, बंदिश में डाल रही है, ऐसे कैसे मैं भारत को आजाद कर पाऊंगा। और फिर जब उनको नजरबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उनका जो भांजा था वो उनको छोड़ के आता है आज के झारखंड में, और फिर वो काबुल से होते हुए, मॉस्को से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। सिर्फ इस राष्ट्र को आजाद करवाने वाले वो बहुत बड़े नौकरशाह बन जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं यूपीएससी करने के बाद राष्ट्र की सेवा करनी है। सुभाष चंद्र बोस को पता था बेड़ियां लग जाएंगी, मजाक हो जाएगा। और फिर वहां से बच के U-180 में वो निकलते हुए वापस जापान पहुंचते हैं। और फिर बर्मा में उनका वो ऐतिहासिक भाषण, जब वो कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध के बंदियों में से आर्मी खड़े करने वाले सुभाष चंद्र बाबू, वो कहते हैं कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उस विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी नेता के पत्रों से। उस राष्ट्र की, उस भूमि की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर एक और मुख्य विषय आ जाता है कि अखंडता क्या है। हम लोगों ने अभी तक जिस पर फोकस किया था कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आप मकर संक्रांति यहां पर कहते हैं, उसको लोहड़ी पंजाब में कह देते हैं, दक्षिण भारत में उसको पोंगल कह देते हैं, आसाम में उसी को बिहू के नाम से मना लेते हैं। विवेकानंद बंगाल में पैदा हुए, बंगाल के कलकत्ता में पैदा हुए। विवेकानंद नाम मिला राजस्थान में, सर का साफा मिला राजस्थान में, जीवन का उद्देश्य मिला कन्याकुमारी में। उनकी सबसे प्रसिद्ध जगह, सबसे प्रिय जगह उत्तराखंड की अल्मोड़ा, और जो सबसे अच्छी उनको जगह लगी वो थी कश्मीर। विवेकानंद स्विट्जरलैंड में रह के आए थे 7 दिन। शंकराचार्य का जन्म हुआ केरला में, मंदिर बना कश्मीर में, मठ बनाए कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड और गुजरात में।
जितनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं उतनी तो घर में मिल जाती है। घर में भी तो कौन सा एक ही विचार चलता है। लेकिन सबसे मूल जो प्रश्न है वो है कि अखंडता बचाए कैसे रखें। जैसे काफी लोगों ने बताया, क्या किसी समय अफगानिस्तान इसी भारत का हिस्सा था? आज नहीं है। किसी ने 1847 में 1847 में ये कहा होता, क्या ये राष्ट्र विभाजित हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा? कोई कहता है यार ये कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन 100 साल के अंदर वो पॉसिबल हुआ, वो विचार उत्पन्न हुआ। आज भी भारत मैच हारता है तो भारत में ही पटाखे फूटते हैं। ये चाइना में हो सकता था क्या भारत चाइना से मैच जीते और चाइना में पटाखे फूटे? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो फ्रीडम फ्री की नहीं है तो फ्री में उड़ानी भी नहीं चाहिए युवाओं को। विषय को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं ना, शेल इंडिया डाई बट इफ इंडिया डाइज हू लिव्स। अफगानिस्तान में खत्म हो गया है इंडिया, भारत का विचार खत्म हो गया है। पहले काफिर के नाम पे मारा, अब मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। स्वामी विवेकानंद लाहौर में जाके लेक्चर देके आए, रावलपिंडी में रहे, लाहौर में उन्होंने लेक्चर दिया, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, भक्ति, वेदांत। यही वेदांत जिसकी मैंने कहा एकम सद विप्रा बहुधा भगंती। कोई आज कहेगा क्या लाहौर में ये विचार? कोई नहीं कहने वाला। तो ये भारत है, तब तक ये विचार जीवित है। और फिर से आपको इसी के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि विभाजन क्यों हुआ, अखंड कैसे रहेगा, दोनों विषय पे चिंतन करना पड़ेगा युवाओं को। तो ओपन संवाद करना पड़ेगा। जो लोग ऐसा करते हैं, जिनके मन में भावना आती है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पाकिस्तान बनाना है क्या? पाकिस्तान मिला था, भारत का एक हिस्सा कटकर पाकिस्तान बना था, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। बाद में वो 1971 में वो बांग्लादेश बन गया। सबको पाकिस्तान बनाना है क्या भारत को? मैं तो कहता हूं कि काश पाकिस्तान कुछ ऐसा अच्छा करता कि आपको लगता है यार हम भी पाकिस्तान जैसे बने। लेकिन उसने लादेन को ही जन्म दे पाया, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाया। स्वागत से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन करेगा, इतना विशाल काम है। He says my faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come by workers that will solve the whole problem like lions. तो फिर वो कहते हैं 100,000 men and women fight with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, now to the lions' courage, for their sympathy for the poor, the fallen, and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of health, the gospel of social rising up, the gospel of equality. Men, these are wanted, everything else will be ready. But strong, vigorous, believing men sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. So मांग रहे थे विवेकानंद। The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will, and that comes from God and God Himself. A strong and a pure will is omnipotent. Do you not believe in it? Preach unto the world the great truth of your religion. The world is waiting for it. For millions of years, people have been told the stories and theories of degradation. They've been told that they are nothing. They are treated like animals. They were never allowed to hurt of their Atman. लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा when you feel. विवेकानंद पूछते हैं, do you feel? First, feel from your heart that millions and millions of descendants of gods and sages have become second-door neighbors to the brutes. Do you feel that millions are starving today and millions have been starving for ages? Do you feel that the ignorance have come over the land as dark clouds? Does it make you sleepless? Does it make you restless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming constant with your heartbeats? Have you forgotten all your name, your fame, your bodies, your family, your children's? This is the first step to patriotism, the very first step. और फिर विवेकानंद समाप्त करते हैं ये, इसी से मैं भी समाप्त करता हूँ स्वामी जी के ये भाष्य। I do not see into the future. I do not see into the future, nor do I care to see. But one vision I see clear as light before me. That the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim unto the world with the voice of peace and benediction. वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है। हमको क्या इसमें पार्टिसिपेट करना है, हमको कैसे इसमें सहभागिता करनी है, इसका हम लोग परिश्रम करें। आप सभी ने मेरे को सुना, मेरे को यहाँ बुलाया, मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।